में योगी सरकार ने बड़ा झटका देते हुए बिजली के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके तहत घरेलू बिजली 12% तक महंगी हो गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाले पाकिस्तान ने व्यापार बंदी के 1 महीने के भीतर ही अपने तेवर ढीले कर लिए और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के बाद भारत के साथ आंशिक व्यापार को बहाल कर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। एयर चीफ बीएस धनोआ की मौजूदगी में पठानकोट एयरबेस में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में तीसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं। और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अजीबोगरीब तरीके से सामने आई। नेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक के हास्यास्पद बयान सामने आए। लेकिन पाकिस्तान की एक सिंगर राबी पीरजादा ने भारत और पीएम मोदी को ऐसी धमकी दी है जिसे सुनेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इस गायिका ने जो किया उसे सोच समझ वाला कोई इंसान नहीं कर सकता। राबी पीरजादा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सचमुच के खतरनाक सांप और मगरमच्छों के साथ नजर आ रही है। लेकिन ये सांप और मगरमच्छ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि राबी पीरजादा का इरादा इन्हें भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल करने का है। एक कश्मीरी लड़की जो है अपने स्नेक्स के साथ बिल्कुल रेडी है इंडिया तुम्हारे लिए। 370 हटने के बाद खुद को कश्मीरी कहने वाली राबी पीरजादा इस हद तक बौखलाई है कि वो अपने इन सांपों और मगरमच्छों के जरिए पीएम मोदी को धमकी दे रही है। राबी पीरजादा के दिमागी हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ सांपों और मगरमच्छों को शांति दूत बताती है, दूसरी ओर भारत पर उनके हमले की ख्वाहिश भी जताती है। राबी पीरजादा की सनक यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद राबी पीरजादा ने कश्मीर से अपनी चाहत दिखाते हुए एक गीत भी सुनाया। राबी पीरजादा पहले ही भारत और पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करती रही है। भारतीय सेना के लिए भी उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कश्मीर को लेकर उनकी बदहवासी अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो सांपों और मगरमच्छों से भारत को धमकाने लगी है। एक कश्मीरी लड़की जो है अपने स्नेक्स के साथ बिल्कुल रेडी है इंडिया तुम्हारे लिए। लेकिन ऐसी धमकी से पहले ही फजीहत झेल रहा पाकिस्तान कुछ और अपमानित होगा, इसका ख्याल पीरजादा को नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। वायुसेना के बेड़े में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के शामिल होने से उसकी ताकत और घातक हो गई है, जिसकी पहली खेप पिछले दिनों अमेरिका से हिंडन एयरबेस पहुंची। इसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की मौजूदगी में पठानकोट एयरबेस पर की गई। इस दौरान पठानकोट एयरबेस पर उड़ता टैंक कहे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की विधिवत पूजा की गई और पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर को रोचना लगाया। साथ ही नारियल तोड़कर ये कामना की गई कि अगर युद्ध हुआ तो अपाचे हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी टैंकों पर काल बनकर बरसे। इसके बाद वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने हैंडिंग सेरेमनी पूरी की। किस तरीके से जो इसकी हैंडिंग सेरेमनी है वो कंप्लीट की जा रही थी, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है यानी जो बीएस धनोआ है वो इस सेरेमनी को कंप्लीट करते हुए। दरअसल पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती के बीच भारत की रणनीति है कि पठानकोट बेस ही पाकिस्तान के सबसे नजदीक है, जिससे जंग या आतंकी हमले की स्थिति में पठानकोट से कुछ मिनटों में अपाचे उड़ान भरकर एक्शन ले सकते हैं। Apache helicopter is an advanced multi-mission helicopter that is being operated worldwide and many number of countries. दरअसल 4 साल पहले 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा अमेरिका के साथ हुआ था, जिसके तहत 2022 तक कुल 22 अपाचे भारत की एयरफोर्स में शामिल हो गए। क्योंकि भारतीय वायुसेना रूस निर्मित Mi-35 का इस्तेमाल सालों से कर रही है, लेकिन ये अब रिटायरमेंट की कगार पर है। इसीलिए पठानकोट एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर पर पानी की बौछार कर इसे सैल्यूट किया गया और औपचारिक रूप से इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
अपाचे हेलीकॉप्टर यानी भारतीय वायुसेना की नई जान और नया स्क्वाड्रन जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये वो हेलीकॉप्टर है जो भारतीय वायुसेना का एक कह सकते हैं इसको ग्लैडिएटर होगा, यानी वो अटैकिंग ग्लैडिएटर, वो सिपाही जो दुश्मन की खेमे में जाकर उसको बर्बाद करने की क्षमता रख सकता है। हालांकि अपाचे को उड़ाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन भारत अब सुरक्षा से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसीलिए अपाचे भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित होने वाला है। अब आपको अपाचे की ताकत के बारे में बताते हैं। आखिर क्यों ये अदृश्य बाहुबली कहा जाता है? दुनिया का सबसे घातक फाइटर हेलीकॉप्टर अपाचे को रडार से पकड़ पाना नामुमकिन है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ सकता है। अपाचे 16 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं, इस वजह से इसकी रफ्तार बेहद ज्यादा है। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी है। अपाचे 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता रखता है। एक मिसाइल एक टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। अपाचे 30 mm की मशीन गन से लैस है, जिससे एक बार में 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में हेलीफायर और स्ट्रिंग मिसाइलें लगी हुई हैं। इसमें एक सेंसर भी लगा है, जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक बार में यह 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। अपाचे की खासियत इसी से समझी जा सकती है कि इसने साल 1989 में पनामा में 500 बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर दिया। इसके बाद यह ऑपरेशन रिस्टोर होप और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में भी शामिल था। इसके बाद साल 2007 में इराक युद्ध में इनको शामिल किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। फारस की खाड़ी, कोसोवो के युद्धों में अपाचे शामिल हो चुका है। इजराइल, लेबनान और गाजा पट्टी में सैन्य ऑपरेशन में अपाचे का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा साल 2011 में अपाचे का इस्तेमाल लादेन के खात्मे के लिए भी किया गया था। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। हरिद्वार के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्र टावर पर चढ़ गए और हंगामा किया। नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन पर एक गार्ड ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक का नाम संचित पुत्र मनोज है। ये मैक्स मेंटेनेंस सेंटर नामक सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा हुआ था और जानकारी ये मिली है कि ये इस समय नोएडा में किसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी डिटेल घर वालों के आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि इन परिस्थितियों में इसके दौरान आ सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के हेड पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों की मिलीभगत से लोगों के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना के जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर हरियाणा में उनके पैतृक गांव पानीपत में लाया गया, जहां उनकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। मुंबई में अभिनेता आयुष शर्मा और उनकी पत्नी अर्पिता खान ने अपने घर पर गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में एक नाव के समंदर में डूबने के बाद उसमें आग लग गई, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग लापता हैं। बिहार में जेडीयू के नए चुनावी स्लोगन को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव करीब साल भर बाद है, लेकिन जेडीयू ने पहले ही एक सियासी नारा तैयार कर दिया। लेकिन आरजेडी ने इसका जवाब तैयार करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगा दिया गया, जिस पर लिखा है, क्यों न करें विचार, बिहार जो है बीमार। इससे पहले जेडीयू के दफ्तर पर नए चुनावी स्लोगन वाले बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए, जिन पर लिखा है, क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। पिछले विधानसभा चुनाव के नारे की तर्ज पर ही इस बार जेडीयू ने ये नया नारा गढ़ा है। 5 साल पहले एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार ने नारा दिया था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तब पार्टी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने वो नारा तैयार किया था। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार नए नारे में जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की भूमिका नहीं है। चुनाव करीब साल भर दूर हैं, लेकिन जेडीयू के नारे पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। ये क्यों करे विचार, ठीक है नीतीश कुमार, ये हमारा नारा नहीं है, बिहार के 12 करोड़ जनता की आवाज है। आप गांव में चले जाइए, चौपाल जहां लगता है वहां चले जाइए, शहर में चले जाइए, तो लोग कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार की जनता 12 करोड़ जनता
विकास का स्वाद चख चुका है, विनाश की ओर नहीं जाना चाहता। इस तरह का नीतीश कुमार जी बार बार पोस्टर निकलवा रहे हैं कि इससे साफ नहीं लगता है कि एनडीए में इन दोनों का अनबन चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पोस्टर बहुत अच्छा लगाया है, इसलिए कि बिहार में क्राइम जोन, भ्रष्टाचार और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इसी पर लोगों ने, उनके सपोर्टर ने इस तरह का स्लोगन लगाया है, क्यों करे विचार नीतीश कुमार अच्छा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। उधर जेडीयू का नया नारा आया, इधर राबड़ी देवी ने ट्वीट कर हमला बोला और लिखा, बिहार में जंगल राज नहीं राक्षस राज है। आम आदमी, व्यापारी और बहन बेटियों का कत्ल हो रहा है। मजाल है कि कोई सुशासन कुमार से सवाल करे। और इसके बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। ये बात है, इस पर तो विचार कोई बनता ही नहीं है ना। और अपराध देखिए कितना बढ़ गया, तो क्या कारण है? ये डिपार्टमेंट किसके पास है, किसके अधीन है ये डिपार्टमेंट? मुख्यमंत्री के पास है। आपने आज तक सुना किसी डीजीपी ने कहा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, चलते चलते मेरे को भी कोई गोली मार देगा? ये किसके राज में हुआ? अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के 18वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर अपनी दावेदारी जताई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि कोर्ट को देखना होगा कि जगह किसके पास थी और किस तरह से उसे वहां से हटा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि 1934 के बाद से मुसलमानों ने वहां नमाज नहीं पढ़ी, जबकि सच ये है कि उसके बाद से ही हमें वहां जाने नहीं दिया गया। धवन ने आगे कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद के भीतर एक साजिश के तहत मूर्तियों को रख दिया गया। मुसलमान तो वहां नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हिंदू पूजा करते रहे। आगे चलकर जगह पर पूरा कब्जा लेने के लिए रथ यात्रा निकालने लगे। इसी का नतीजा था कि 1992 में इमारत गिरा दी गई और कहा गया कि उसे हिंदुओं ने नहीं गिराया, उपद्रवियों ने गिराया। वो उपद्रवी कौन थे? क्या उन्होंने गले पर क्रॉस पहना हुआ था? इंसाफ का तकाजा है कि पूरी जगह मुसलमानों को लौटा दी जाए। राजीव धवन ने रामलला विराजमान की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विराजमान का मतलब होता है किसी जगह का निवासी होना। कहा गया कि भगवान वहां हमेशा से थे, 1949 में खुद प्रकट हो गए, जबकि सच यही है कि दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियों को रख दिया गया था। अगर कोर्ट भगवान के प्रकट होने के अंधविश्वास को मानता है तो हमारा दावा ऐसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इंसाफ होना चाहिए। धवन ने दावा किया कि विवादित इमारत मस्जिद थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने गवाही दी है कि 1934 से पहले इमारत के भीतरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती थी। उसके मुख्य मेहराब पर और अंदर 2 जगह अल्लाह लिखा हुआ था। कोई कैसे कह सकता है कि वो मस्जिद नहीं थी? कुछ हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने से वहां पर हिंदुओं का दावा नहीं हो जाता। बाहरी हिस्से में निर्मोही अखाड़े के लोग पूजा कर रहे थे, उन्होंने अंदर भी कब्जा देने की पूरी कोशिश की। ये पूरा विवाद इसी का नतीजा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने निर्मोही अखाड़े के दावे का भी विरोध किया और कहा कि अखाड़ा के वकील कह रहे हैं कि रामलला विराजमान की याचिका खारिज कर दी जाए, फिर भी जगह पर उन्हें कब्जा दिया जाए, क्योंकि वो सदियों से मंदिर की देखभाल और देवता की सेवा का काम कर रहे हैं। यानी रामलला की याचिका खारिज भी हो जाए तब भी जगह मुसलमानों को नहीं मिल सकेगी। ये मांग ही गलत है। एक और पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार एम सिद्दीकी के तरफ से पेश हो रहे धवन ने कहा, मुसलमानों को उस जगह से बाहर करना एक लंबी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने दलील दी कि 1949 में फैजाबाद के डीएम ने यूपी के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी कि मस्जिद के नीचे विशालकाय मंदिर का ढांचा है, इसलिए मूर्तियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। ये वही समय था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में विभाजन के दौरान तोड़ी गई मस्जिदों को किसी भी हाल में बनवाने की बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं सरकार की नीति क्या थी और डीएम का रवैया क्या था। धवन ने यह भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को कई बार प्रस्ताव मिला है कि उसे कोई वैकल्पिक जगह दी जाए। इस तरह का प्रस्ताव दिया जाना अपने आप में साबित करता है कि असल में वक्फ बोर्ड का दावा मजबूत है। सुनवाई की शुरुआत में मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश राजीव धवन ने उन्हें मिली धमकियों का भी जिक्र किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व प्रोफेसर षणमुगम को नोटिस जारी किया। प्रोफेसर षणमुगम पर आरोप है कि उन्होंने राजीव धवन को मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश होने के कारण धमकी भरा पत्र लिखा है और धवन को श्राप लगने की बात कही। राजस्थान में पुंछ में शहीद हुए जवान को अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए राजस्थान के जवान हेमराज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान किशनगढ़ पहुंचा तो हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। यूपी में हापुड़ के एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल पर स्कूल के टीचर ने बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। गुजरात के सूरत में नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ 300 हीरा कारीगरों ने प्रदर्शन किया।
यूपी के कानपुर में अवैध तरीके से तस्करी कर ले जाई जा रही करोड़ों रुपए की शराब के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई में मौजूद ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के एक प्लांट में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस आग की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 सीआईएसएफ के जवान हैं। आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें और धुआं दूर तक देखा गया। इसके अलावा जिसने भी इतनी भीषण आग को देखा वो घबरा गया। बताया गया कि ओएनजीसी के इस प्लांट में आज सुबह करीब 7 बजे आग लगी थी, जिसमें ओएनजीसी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी समेत कई लोग घिर गए। इस बीच प्लांट के अंदर एलपीजी गैस की वजह से आग और बढ़ती जा रही थी। बताया गया कि उरण ओएनजीसी गैस प्रोसेसिंग प्लांट के कोल्ड स्टोरेज में आग लगी और ये भड़कती चली गई। हालांकि इस दौरान बारिश भी काफी तेज हो रही थी, लेकिन इस बारिश का आग पर कोई असर नहीं हुआ और वो तेजी से फैलती जा रही थी। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाके को एहतियातन खाली करवा लिया। किस कारण की वजह से ये आग लगी थी, इसका तपास पूरा टेक्निकल है, इसका तपास हमने शुरू किया है। इस बीच प्लांट में गैस सप्लाई बंद कर दी गई ताकि आग और न भड़के। साथ ही एहतियातन गैस को 330 किलोमीटर दूर गुजरात के हाजरा में मौजूद प्लांट में डायवर्ट किया गया। कहा जा रहा है कि इस हादसे के चलते मुंबई को सीएनजी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। दरअसल ओएनजीसी भारत में कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। देश के घरेलू उत्पादन का 70% हिस्सा इससे ही आता है। इसीलिए मुंबई से करीब 45 किलोमीटर दूर इस प्लांट में लगी आग को बुझाने और फिर से गैस सप्लाई की कोशिशें तेजी से जारी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे में ओएनजीसी प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया। साथ ही दमकल कर्मियों ने प्लांट में फंसे 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इसके अलावा कई गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उनकी मुस्तैदी और कर्तव्य निष्ठा के कारण एक बड़ी दुर्घटना को बचाया जा सका। क्या कितने बजे ये आग लगी? ये करीब 6:47 में हमारे कंट्रोल रूम को मैसेज मिला कि गैस लीक हो रहा है और करीब 7 बजे के करीब। उधर ओएनजीसी ने भी एक ट्वीट कर कहा है, उरण के प्लांट में आग लगने से गैस की सप्लाई रोकी गई है। ऑयल प्रोसेसिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और गैस को हजीरा प्लांट में डायवर्ट कर दिया गया। देश की जानी मानी इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित रोमिला थापर से जेएनयू प्रशासन ने सीवी की मांग की। दलील दी गई कि सीवी देखकर विचार किया जाएगा कि एमेरिटा प्रोफेसर के तौर पर रोमिला थापर को जेएनयू में बनाए रखा जाए या नहीं। लेकिन इस कदम पर पहले जेएनयू के टीचर यूनियन ने एतराज जताया और फिर मामले ने तूल पकड़ लिया और कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लिखने वाली रोमिला थापर से सीवी मांगे जाने पर गीतकार जावेद अख्तर ने ट्विटर पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। बेशक वो जानते हैं कि रोमिला थापर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सम्मानित इतिहासकार हैं, जिनका सीवी दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी से थोड़ा ही छोटा होगा। वो सिर्फ इस बात को पुख्ता करना चाहते हैं कि उनकी बीए की डिग्री है या नहीं, क्योंकि ये अक्सर खो जाती है। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रोमिला थापर से सीवी मांगने पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, रोमिला थापर से सीवी मांगना अपमान से भी बदतर है। ये बौद्धिकता और शिक्षा के सिद्धांत और मूल्यों के खिलाफ अपराध है। क्या जेएनयू और नीचे गिर सकता है? असल में कुछ दिन पहले जेएनयू प्रशासन ने रोमिला थापर को एक पत्र लिखकर उन्हें अपना सीवी जमा कराने के लिए कहा था। रोमिला थापर देश के प्रमुख इतिहासकारों और लेखकों में से एक हैं। 1970 में रोमिला थापर जेएनयू में पढ़ाने गईं और 1991 तक वहां प्रोफेसर रही। रिटायर होने के बाद 1993 से रोमिला थापर को जेएनयू में प्रोफेसर एमिरेट्स का दर्जा दिया गया है। प्रोफेसर एमिरेट्स एक मानद पद है जो रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। इन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता। लेकिन 49 वर्षों से जेएनयू से जुड़ी रोमिला थापर से जब सीवी मांगा गया तो इसका सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। जेएनयू के टीचर यूनियन ने भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का थापर से सीवी मांगने का फैसला पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद जेएनयू प्रशासन की ओर से सफाई आई कि उन सभी प्रोफेसर एमिरेट से सीवी मांगा गया है जिनकी उम्र 75 के पार है, ताकि आगे काम करने की उनकी इच्छा की समीक्षा की जा सके। जमैका टेस्ट में पहली गेंद पर आउट होने वाले कप्तान विराट कोहली को टेस्ट रैंकिंग में खामियाजा भुगतना पड़ा है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में कोहली 903 अंकों के साथ बल्लेबाजी की रैंकिंग में पहले नंबर से खिसक कर दूसरे नंबर पर चले गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ कोहली से महज 1 अंक यानी 904 अंकों के साथ बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर लौट आए हैं। स्मिथ ने अगस्त 2018 के बाद पहले स्थान पर वापसी की है। स्मिथ दिसंबर 2015 से अगस्त 2018 तक लगातार नंबर 1 पर कायम थे। कप्तान कोहली जहां रैंकिंग में खिसके हैं तो वहीं आईसीसी की गेंदबाजी की टेस्ट रैंकिंग में
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिर से बड़ी छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 13 विकेट लेने वाले बुमराह 835 अंकों के साथ 3rd पोजीशन पर पहुंच गए। गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह से आगे अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा ही है। बुमराह ने पिछले सप्ताह ही टॉप 10 गेंदबाजों में जगह बनाई थी। वो 16वें पायदान से 7वें पायदान पर पहुंचे थे और अब वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यानी उन्होंने 2 हफ्ते में 13 पायदान की लंबी छलांग लगाई है। और फिलहाल आंख कान खोल के में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मंत्री के घर बॉम्ब से हड़कंप मच गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आजम खान पर कसते शिकंजे के बाद जब समाजवादी पार्टी सियासी दबाव बनाने में नाकाम रही तो आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा संभाला और आजम खान का बचाव करते हुए आंदोलन तक की चेतावनी दे दी। हालांकि बीमार होने की वजह से उन्हें बोलने में भी परेशानी आ रही थी। करीब 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान पर दर्ज किए गए मामलों पर सवाल उठाया। मात्र 2 बीघा जमीन के लिए 27 गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलायम सिंह यादव को खांसी आई और उन्होंने पानी भी पिया, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी से सड़क पर उतर संघर्ष करने की अपील की। हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील करते हैं कि आजाद को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो रहे हैं। कभी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर रहे और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि आजम खान का अपमान उनका अपमान है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पर सीधा हमला करने से वो बचते दिखे। तो कुछ बीजेपी के नेता खुद खड़े होंगे। मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि आजम खान का अपमान उनका अपमान है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पर सीधा हमला करने से वो बचते दिखे। तो कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि गलत हो रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान होगा। आजम खान पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन पर कुल 78 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें चोरी, जमीन कब्जाने और डकैती जैसे अपराध के मामले हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव के ऐलान पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामपुर में प्रदर्शन किया था, लेकिन इसका खास सियासी असर नहीं हुआ। इसीलिए मोर्चा खुद मुलायम सिंह यादव ने संभाला और अपने करीबी आजम खान को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले में प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। लेकिन मैंने पहले कहा कि सरकार किसी के खिलाफ द्वेष भावना से कोई कार्रवाई कभी भी नहीं करती है। यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की विशेषता है। माना जा रहा है कि आजम खान के साथ खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने यूपी में अल्पसंख्यक मतदाताओं को मैसेज दिया है। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। इसी को देखते हुए बलरामपुर में कुछ महिला सिपाही सड़क पर उतरी और लोगों को सतर्क करती दिखी। साथ ही मुनादी कर लोगों को संदेश दिया कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस को खबर करें, मारपीट कर कानून हाथ में न लें। झूठी अफवाहें फैलाने वालों सुनो। बच्चा चोरी की अफवाह पर शिकंजा कसने के लिए लाउडस्पीकर के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी भी अपील करते दिखे कि बच्चा चोरी जैसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। बलरामपुर में 14 मुनादी टीमें पहले से ही गठित हैं। 1 सितंबर से इन मुनादी टीमों में महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। इन मुनादी टीमें जनपद में गाँव में जाती हैं, मोहल्लों में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं और वहां पर जाकर के बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों और भीड़ में हिंसा करने वालों के खिलाफ वो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, उनको इस बात की मुनादी करके चेतावनी दी जाती है। इन एहतियातों से पहले यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने भी सख्त लहजे में कहा था कि प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहें फैलाने पर रासुका लगाई जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह से बेगुनाहों की जान पर आफत आ गई है। शक के आधार पर भीड़ लोगों पर हमला कर रही है। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान की शुरुआत हो गई। लेकिन यूपी के जौनपुर में पुलिस वाले खुद ही ऐसी अफवाहों पर लड़कों की पिटाई करते दिखे, जिससे पुलिस के काम करने पर सवालिया निशान खड़े हो गए। क्योंकि जौनपुर में बच्चा चोरी के आरोप में पुलिस वाले 2 लड़कों की पिटाई करते दिखे। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि बनारस के 2 लड़के नशा कर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पतरही चौकी के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे और आरोपी लड़कों को पीटने लगे। इस दौरान उन्होंने कपड़े से आरोपी लड़कों के हाथ भी बांधे,
काफी देर तक भीड़ के बीच इसी तरह हंगामा होता रहा। हालांकि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उन दोनों आरोपियों को खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और उनको निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में भले ही कार्रवाई की गई, लेकिन जब पुलिस ही मारपीट पर उतारू हो जाए तो वो भीड़ की हिंसा को कैसे रोकेगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन बच्चा चोरी की अफवाहों पर मारपीट रोकने का नाम नहीं ले रही है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में एक महीने में बच्चा चोरी के 48 केस दर्ज हुए। मेरठ, आगरा, कानपुर, जौनपुर, एटा, बुलंदशहर और संभल जैसे जिलों में हुई हिंसा और मॉब लिंचिंग के आरोप में अब तक कुल 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में अफवाह की वजह से एक शख्स की मौत हुई है, वहीं 30 लोग घायल हो गए। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम की हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी। चिदम्बरम 5 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन इसके बावजूद जब एक रिपोर्टर ने चिदम्बरम से हिरासत पर सवाल पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जीडीपी में आई गिरावट को लेकर सरकार पर तंज कसा। 5%. What is 5%? GDP. Remember 5%? That's the context. एशिया के 20 सबसे अमीर कारोबारी परिवारों के पास अब $450 अरब से अधिक की संपत्ति है। ब्लूमबर्ग की ओर से तैयार इस सूची में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी का परिवार $50 अरब संपत्ति के साथ सबसे आगे है। वहीं इस लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद दूसरे भारतीय उद्योगपति परिवार शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के मालिक हैं। इनका कारोबार इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जिसके मालिक साइरस मिस्त्री हैं। लिस्ट में 16वें नंबर पर हिंदुजा ग्रुप है, जो ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा प्रभाव रखता है। यानी इन 20 परिवारों की संपत्ति एशिया के 20 गरीब देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। छत्तीसगढ़ में धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी गिरफ्तार कर लिए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने राज्य के पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर उनके बेटे को फंसाने का आरोप लगाया। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भूपेश बघेल सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि उनको न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका की कोई परवाह नहीं है। वो सोचते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस हाईकोर्ट के ऊपर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 3 महीने पहले फैसला दिया कि अमित जोगी पे लगाया गया आरोप गलत है। यूपी के हापुड़ में एक फार्म हाउस में एक विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को पकड़ लिया। 10 बैंकों के विलय के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें आईडीबीआई बैंक के लिए 9,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक युवती को बीच सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती का किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे गांव वाले नाराज थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 सितंबर को पाकिस्तानी टीम के लिए हेड कोच और बॉलिंग कोच का ऐलान करेगा, जिसमें हेड कोच के लिए मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनुस के नाम पर मुहर लग सकती है। यूपी के शाहजहांपुर में छात्रा की यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। इस मामले में पूर्व मंत्री चिन्मयानंद पर आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को अपने सारे वादे निभाने चाहिए। चाहे वो किसान ऋण माफी की बात हो, चाहे अवैध रेत उत्खनन बंद करने की बात हो, चाहे पर्याप्त मात्रा में राशन एक उपभोक्ता को पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे में हो, चाहे विकास और प्रगति के मुद्दे में हो, जो भी हम लोगों के वचन पत्र में लिखे गए हैं, उन सब चीजों को हमें पूरा करना है। करतारपुर कॉरिडोर मामले में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बुधवार को मुलाकात होगी, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को समय पर शुरू करने की योजना तैयार होगी। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ घर पर गणपति की आरती की। मुंबई में अभिनेत्री डेजी शाह ने परिवार के साथ गणपति उत्सव मनाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना में भर्ती होने के लिए आयोजित परीक्षा में राज्य के अलग अलग इलाकों से हजारों युवा शामिल हुए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कलका लांबा ने 10 जनपद जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हरियाणा के सोनीपत में सेटरिंग के गोदाम पर आधा दर्जन महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प में जख्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मुलाकात की।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में नदी में 3 युवकों के डूबने के बाद उनकी तलाश तेज हो गई। पश्चिम बंगाल के जगदल में पुलिस ने थाने के बाहर हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर बड़ी छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गए। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के घर भव्य गणेश आरती हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन, उद्धव ठाकरे समेत राजनीतिक और फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 770 पॉइंट गिरकर 36,562 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली और ये 225 अंक गिरकर 10,798 पर बंद हुआ। पुडुचेरी के एक मंत्री के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक एक आदमी ने लोक कल्याण मंत्री एम कुंडास्वामी के घर में बम रखने की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस की टीम मंत्री के घर पहुंच गई। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम भी पहुंची और इसके बाद बम की तलाश शुरू हो गई। पहले सभी कारों की तलाशी ली गई। कार के अंदर और नीचे देखा गया, लेकिन वहां बम नहीं मिला। इसके बाद घर के अंदर बारीकी से छानबीन की गई। घर के हर एक कोने की तलाशी के बाद जब बम का नामो निशान नहीं मिला तो पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन मंत्री एम कुंडास्वामी का शहर के अलावा गांव में भी घर है। धमकी वहां के घर को उड़ाने की भी थी, लिहाजा पुलिस ने रिस्क नहीं लिया और उस घर की भी मुस्तैदी से तलाश हुई। घर तो घर के बाहर रखे कूड़ेदान को भी पलट कर देखा गया। घर के छज्जों की मुस्तैदी से जांच हुई और पाया गया कि बम रखने की धमकी महज अफवाह थी। घर से बम बरामद नहीं हुआ तो मंत्री और उनके परिवार के लोगों ने भी चैन की सांस ली। पुलिस के मुताबिक थाने में फोन करके बम रखने की खबर दी गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये फोन एक ऐसे आदमी ने किया था जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए नियमों के बाद अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। सोचिए, अगर किसी को गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा चालान देना पड़े तो क्या होगा। गुड़गांव में एक शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और स्कूटी सवार अमित का आदमी का 23,000 रुपए का चालान कर दिया, जबकि स्कूटी की मौजूदा कीमत ही सिर्फ 15,000 रुपए है। स्कूटी सवार के पास लाइसेंस और आरसी नहीं थे। दोनों के लिए 10,000 रुपए का चालान काटा गया, जबकि इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से 2,000 का चालान काटा गया और हेलमेट नहीं होने की वजह से 1,000 रुपए का चालान कटा। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से 10,000 रुपए का चालान कटा है। स्कूटी सवार ने घर से कागजात लाने की दलील भी पुलिस वालों के सामने रखी, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं सुना। पुलिस ने कोर्ट का चालान कर दिया। मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवैध खनन पर कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में अब भी खनन माफिया का राज है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो किसान ऋण माफी की बात हो, चाहे अवैध रेत उत्खनन बंद करने की बात हो, जो भी हम लोगों के वचन पत्र में लिखे गए हैं उन सब चीजों को हमें पूरा करना है। हैदराबाद में एक दलित महिला एमएलए को मंदिर में जाने से रोकने पर हंगामा हुआ। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। हरिद्वार के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्र टॉवर पर चढ़ गए और हंगामा किया। नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन पर एक गार्ड ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक का नाम संचित पुत्र मनोज है। ये मैक्स मेंटेनेंस लिमिटेड नामक सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा हुआ था और जानकारी ये मिली है कि ये इस समय नोएडा में किसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहा था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी डिटेल घर वालों के आने के बाद ही मालूम हो पाएगा कि इन परिस्थितियों में इसके द्वारा आत्महत्या की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के हेड पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों की मिलीभगत से लोगों के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना के जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर हरियाणा में उनके पैतृक गांव पानीपत में लाया गया, जहां उनकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। मुंबई में अभिनेता आयुष शर्मा और उनकी पत्नी अर्पिता खान ने अपने घर पर गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया। शेयर बाजार के लिए आज का दिन बहुत ही खराब रहा। कुछ वक्त से ठीक चल रहा सेंसेक्स धड़ाम से नीचे गिर गया। सेंसेक्स के बुरी तरह गिरते ही बाजार में हाहाकार मच गया। एक अनुमान के मुताबिक आज की गिरावट में निवेशकों को करीब 255 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया था।
बैंकों के विलय की खबर का निफ्टी बैंक इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ा और कारोबार के दौरान निफ्टी बैंक इंडेक्स 1% से ज्यादा टूट गया। वैसे विकास दर अनुमान से भी कम होने और प्रोडक्शन 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंचने का असर भी शेयर बाजार पर देखने को मिला। वहीं अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर में भी तेजी आई है और दोनों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इसका असर आज प्रमुख एशियाई बाजारों के अलावा घरेलू बाजारों पर भी दिखा। पाकिस्तान में अगवा की गई सिख लड़की को उसके रिश्तेदारों के पास भेजा जाएगा। भारत के दबाव में झुकते हुए पाकिस्तान सरकार ने सिख लड़की के मामले में तेजी से कार्रवाई की है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर मोहम्मद सरवर ने ऐलान किया कि दोनों परिवारों में बातचीत के बाद अगवा की गई सिख लड़की को उसके परिवार को सौंपा जाएगा। कुछ दिन पहले इस सिख लड़की को अगवा और धर्म परिवर्तन के बाद उससे शादी की गई, लेकिन जब इस मामले का भारत में विरोध हुआ तो पाकिस्तान को आखिरकार झुकना पड़ा। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, साडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और साडे गवर्नर साहब का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने यह फैसला करवाया और पूरी दुनिया के जिहड़ी अग लगी सी उस अग नूं बुझाया और इस फैमिली ने विड्रॉ कर दिता। यह बच्चे का वालिद है कि साडा उनके नाल कोई तलक नहीं। सो यह बच्ची का वालिद और भरा भी मेरे नाल ने और एज अ सिख कम्यूनिटी के एक सेवादार होने के नाते मैं भी उन्होंने एहतराम करना है इस फैसले का। इस मामले में आरोपी लड़के के पिता और पंजाब के गवर्नर ने इस बात की तस्दीक की कि लड़की अपने रिश्तेदारों के पास वापस जाएगी। हमारा ये कॉम्प्रोमाइज किया है तो हम ये बच्ची के सिलसिले में ड्रॉ करते हैं और हम बच्ची को नहीं किसी दल से तलब करेंगे और हम चाहते हैं कि इनके साथ जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं। ये खुद उसके बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार और अभी जब कर्नाटक का नाटक चल रहा था तो उसमें कांग्रेस की तरफ से सब कुछ सही करने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को ही दी गई थी, लेकिन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार और अभी जब कर्नाटक का नाटक चल रहा था तो उसमें कांग्रेस की तरफ से सब कुछ सही करने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को ही दी गई थी, लेकिन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंस गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था इस मामले में और अब खबर यह आ रही है कि डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में नाटक चल रहा था कि सरकार जो है वो बहुमत जुटा पाएगी या नहीं पाएगी, उसके बाद कुछ विधायक मुंबई में ठहराए गए थे तो मुंबई में उन विधायकों को मनाने का जो जिम्मा है वो कांग्रेस की तरफ से डीके शिव कुमार को ही दिया गया था। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन अब वो ईडी के मामले में फंस गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर चल रहा था जिस पर पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था और अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी है, गिरफ्तारी क्यों की गई है? 4 दिन के बाद ईडी का ड्रिलिंग जो चल रहा था डीके शिव कुमार के ऊपर अभी 8:30 बजे फॉर्मली अरेस्ट किया गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इसके घर में सफदरजंग ऑनक्लेव दिल्ली में 8.5 करोड़ बरामद किया था 2017 में और इसी के ऊपर जांच चल रही थी और एक एंटीसिपेटरी बेल भी मूव किया था कुमार के वकीलों ने बेंगलुरु के हाईकोर्ट में, लेकिन ईडी ने तब उनको ब्लॉक किया था। नॉन कोऑपरेशन एक सीरियस चार्ज है जो अभी चल रहा है जांच में। उसमें डीके शिव कुमार ने पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं किया है और एक स्पेसिफिक केस जो बता रहे जा रहे थे यहाँ पे बेंगलुरु के डिस्कॉम जो बोलते हैं पावर अथॉरिटी के उनके अकाउंट उस संस्था के अकाउंट से 2000 के नोट सारे 5 करोड़ तक विड्रॉल किया गया था एसबीआई के मलेश्वरम ब्रांच में और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हवाला की रूट से दिल्ली में पहुंचा गया था और इसके ऊपर ईडी के पास बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स है। अगर डीके शिव कुमार बाहर आएंगे तो ये केस के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये बहुत सीरियस चार्ज है डीके शिव कुमार के ऊपर। 4 दिन के लगातार ड्रिलिंग और ग्रिलिंग के बाद अभी डीके शिव कुमार को फॉर्मली अरेस्ट किया गया है
ईडी ने किया है। ठीक है जयप्रकाश, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी मुश्किल में है डीके शिव कुमार, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरपंच गृह मंत्री से मिले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 100 सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरपंचों से मुलाकात में केंद्र ने सरपंचों को 2 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया और साथ ही पंच और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने स्टिंग मामले में हरीश रावत से पूछताछ की। लेकिन हम न्याय की शरण में है, न्यायालय की शरण में है। जो न्यायालय का निर्णय होगा हमको सुरधारी है। और अब चलते चलते आज का गीत। आज बंगाली और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार का जन्मदिन है। उनकी फिल्म अमानुष का ये गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।